दोस्तों अपनी बात चल रही थी हिस्ट्री पे, अपन पढ़ रहे थे कछुआ वंश। कछुआ वंश की अपन बात चल रही थी। पिछले वीडियो में जो अपनी बात हुई थी वो भगवान दस तक हो गई थी। भगवान दस को अपन ने पूरा पढ़ लिया था। मैंने आपको डिटेल में बताया था कि भगवान दस ने कौन कौन से सैनिक अभियान किए थे। अकबर की शरण में जो है उसने अधीनता स्वीकार करके वो आमेर का शासक बना था। उसके बाद जो शासक बनेगा दोस्तों वो वेरी इंपॉर्टेंट शासक है। अगर कोई आमेर में से जो क्वेश्चन आते हैं वो इस शासक में से आ सकते हैं। मान सिंह जो शासक बनेगा वो भगवान दस के बाद बनेगा। भगवान दस का बेटा है जो भगवान दस की मृत्यु के बाद शासक बनता है कहाँ का, आमेर का। अकबर शासक बनाता है इसको। तो दोस्तों अपन आज जो बात करेंगे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, एक एक चीज देखेंगे अपन कि क्या क्या बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग लगभग मान सिंह में से जो पूरा मान सिंह है जिसको अपन पूरा पढ़ेंगे, पूरा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। देखो मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा की उपाधि दी थी दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा आपको। मिर्जा राजा जो है वो मान सिंह को उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। इसका शासनकाल की बात करें तो आप इसको जरूर याद रखना। 89 में उसकी मृत्यु हो गई थी और ये 1614 तक शासन रहा था। 1614 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इसका शासनकाल, यानी कि मैं इसके लिए जरूर बोलूंगा आपसे कि आप इसको याद रखें। देखो दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों वहां पर कि मिर्जा राजा मान सिंह जो है वो 12 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में जो वो है भगवान दास जो है, भगवान दास और उसके जो पुत्र है मान सिंह, उन दोनों को अकबर दरबार में भेज देता है। कौन? भारमल भेज देता है। जब ये जाता है अकबर दरबार में तो युवराज रहता है ये। जब तक भगवान दास शासक रहेगा तब तक ये क्या रहेगा? युवराज रहेगा। तो राजपूताने का एकमात्र ये शासक है। कौन? मान सिंह। राजपूताने का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने युवराज की भूमिका और शासक की भूमिका बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाई थी। किसने? मान सिंह ने निभाई थी दोस्तों। मान सिंह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी है, मैं आपको एक एक बताऊंगा जब इसके मैटर चलेंगे। अपन बात करेंगे 14 साल की उम्र में ये शासक, 14 साल की उम्र में अकबर दरबार में चला गया था। ये अकबर की शरण में चला गया था और वहीं पर उसका लालन पालन हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो अकबर ने जो है इसको पुत्र मान लिया था। क्या मान लिया था? दत्तक पुत्र मानता था इसको। ठीक है दोस्तों, मैं देखते हैं इसके। देखो ये अपने जैसे राजस्थान की बात करूं अपन, मिर्जा राजा मान सिंह की, तो ये अपना मान सिंह। ठीक है दोस्तों, ये है मान सिंह। और इधर की बात करें अपन कि इसको अकबर दरबार में कौन लेके गया था, तो ये अकबर। कौन लेके गया था? तो अकबर। ये राजस्थान शासक रहेगा। ये कहाँ का? राजस्थान का, यानी कहाँ का? आमेर का। ये आमेर की बात करें, मान सिंह यहाँ का शासक है। और ये कहाँ का है? दिल्ली का। ये कहाँ का शासक है? दिल्ली आगरा का शासक है। अगर इसके समकालीन बात करें तो दोस्तों, तो मान सिंह के समकालीन कौन कौन मुगल बादशाह थे? तो वो है अकबर और एक आएगा जहांगीर। कौन आएगा दोस्तों? जहांगीर आएगा। दोस्तों देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन इसके समकालीन था। समकालीन, समकालीन दोस्तों मान सिंह के समकालीन जो है अकबर और जहांगीर मुगल बादशाह रहेंगे। मान सिंह की बात करें अपन दोस्तों, तो मान सिंह का जन्म कब हुआ था? तो मान सिंह का जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में। कहां पर? आमेर में। कहां पर दोस्तों? आमेर में। लेकिन दोस्तों एक इतिहासकार अलग अलग तथ्य बताते हैं इसमें। इतिहासकार मूनोत ने इतिहासकार था, उसने इसके जन्म के बारे में बताया गया कि इसका जन्म जो है सामर के निकट मोजमाबाद में हुआ था और वहीं पे इसका लालन पालन हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? तो अपन यहां लिख सकते हैं कि मोहनोत नैन्सी के अनुसार, मोहनोत नैन्सी के अनुसार मान सिंह का जन्म सांबर के निकट मोजमाबाद में हुआ।
एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो इसका लालन पालन मुहूर्त नेणसी के अनुसार था। आपको कभी भी ऐसा डाउट नहीं लगेगा कि क्वेश्चन क्या हुआ, तो फैक्ट जो आंसर है वो 1550 ईस्वी में कहाँ पर आमेर दुर्ग में इसका जो है जन्म हुआ था। मुहूर्त नेणसी पढ़ाया मैंने आपको, मुहूर्त नेणसी के बारे में बताया गया, इतिहास क्या रहा था जगत सिंह के समय का। तो मुहूर्त नेणसी दरबारी कवि था, जगत सिंह का मैंने बताया था आपको, डिटेल में बताया था मुहूर्त नेणसी कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार था। उस इतिहासकार के अनुसार जो है मानसी का जो जन्म है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, 1550 ईस्वी में जन्म हुआ था और लेकिन मौजूदाबाद में हुआ था, यानी कि इसके अनुसार लालन पालन यहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन बात करते हैं मान सिंह के समकालीन था अकबर। अकबर इसको 12 साल की अवस्था में जो शादी हुई थी भारमल की पुत्री की, तो उसी टाइम भगवान दास और मान सिंह को भेज दिया था अकबर दरबार में भारमल ने। तो अकबर ने इसकी उपाधियां दी थी, उपाधि तो एक तो उपाधि दी थी मिर्जा राजा की, और दूसरी उपाधि दी थी फरजंद की। कौन सी उपाधि? फरजंद का मतलब होता है दोस्तों बेटा। फरजंद का मतलब अर्थ क्या होता है? बेटा। मैंने आपको बताया था कि जो अकबर जो है वो अगर राजपूताना में सबसे ज्यादा जो विश्वसनीय जो व्यक्ति था ना, विश्वसनीय, वो था सिर्फ मान सिंह। मान सिंह पे बहुत विश्वास करता था अकबर, अपना पुत्र मानता था मान सिंह को। तो दोस्तों एक तो मान सिंह था और एक दूसरा था राय सिंह, जो अपन बीकानेर के राठौड़ में पढ़ चुके हैं। फरजंद दो उपाधियां दी थी मिर्जा राजा, और फरजंद की उपाधि दी किसने? अकबर ने दी थी। किसको दी थी? मान सिंह को दी थी। इसके बाद दोस्तों अकबर की बात करें, अकबर ने इसे 7000 की मनसबदारी दी थी। मनसब बनाया 7000 की मनसबदारी। दोस्तों राजपूताने में 7000 की मनसबदारी बहुत बड़ी बात है। और अगर बात करें 7000 की मनसबदारी, पहले किसी भी राजपूताने का एकमात्र ऐसा शासक है, किसी भी राजपूताने शासक को 7000 की मनसबदारी नहीं दी गई थी। राय सिंह को भी 5000 की मनसबदारी दी थी, लेकिन 7000 की मनसबदारी किसके दी गई थी? मान सिंह को दी गई थी। आपको पता होगा जब हल्दीघाटी का युद्ध होता है तो मान सिंह महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, और उस युद्ध में जो इसकी सेना रहती है वो यही 7000 की मनसबदारी लेके जाता है और युद्ध लड़ता है उससे। यानी कि अकबर ने इसे 7000 की मनसबदारी दी थी। 9 रत्नों में से एक था मान सिंह, अकबर के 9 रत्न में से एक था। 9 रत्न दोस्तों, 9 रत्न अकबर के दरबार में एक 9 रत्नों का एक ग्रुप बनाया हुआ था। ग्रुप यानी कि जो अच्छा रहता है वो ग्रुप, उसमें 9 व्यक्ति थे, अलग अलग इतिहास, कोई इतिहासकार था तो कोई लेखक था, कोई कवि था, ये अलग अलग इतिहास। इस तरह से उन 9 रत्नों में से एक नाम आता है मान सिंह का। राजपूताना में एकमात्र व्यक्ति है मान सिंह। दोस्तों एक कंफ्यूज ही रहता है कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज ही रहेगा कि भगवान दास भी 9 रत्नों में से एक माना जाता है। बहुत सी बुक से देखोगे आप तो भगवान दास का नाम आएगा, लेकिन ये गलत है। राजपूताना का एकमात्र व्यक्ति था मान सिंह। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इस चीज को कि 9 रत्नों, अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन था, तो वो सिर्फ मान सिंह है। यानी कि एक ही व्यक्ति एक था राजपूताना में जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो मान सिंह दोस्तों, मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। राजपूताना का भी एकमात्र व्यक्ति था और मान सिंह था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने 7000 मनसबदारी की बात करी। 7000 की अकबर दरबार में 7000 की अगर मनसबदारी थी ना, तो सिर्फ वो मान सिंह की थी। इसके अलावा एक और था जिसको 7000 की मनसबदारी प्राप्त थी, वो था अकबर का जो सौतेला भाई था, उसको 7000 की मनसबदारी प्राप्त थी। उसका नाम था अजीत कोका, मिर्जा अजीत कोका था। आप शायद याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मिर्जा अजीत कोका एक मात्र व्यक्ति था जिसको 7000 की मनसबदारी प्राप्त थी। यानी कि या तो मान सिंह को प्राप्त थी या फिर मिर्जा अजीत कोका को प्राप्त थी। ठीक है दोस्तों, तो आप उपाधि याद रखनी है। उपाधि होगी मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि दी थी। 7000 की मनसबदारी देकर, मनसबदार देकर अपना मनसबदारी का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, एक पद से लिया गया है कि जिसको जितनी मनसबदारी प्राप्त होगी उसका पद उतना ही ऊंचा और निम्न रहेगा। मान सिंह की बात करें तो मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। यानी कि 9 रत्न से मैं आपको लिखा दूंगा अभी 9 रत्न, अभी इसके बाद जो बात करेंगे अपन, मैं आपको 9 रत्न लिखा दूंगा कि अकबर के 9 रत्न कौन से थे। ठीक है दोस्तों, मान सिंह का जो जन्म हुआ 1550 ईस्वी में आमेर में हुआ था। पहले आप इसको लिख लीजिए ताकि इसके बाद बात करेंगे। और देख लीजिए, थोड़ा और देख लेते हैं। अकबर ने
मान सिंह को मुगल दरबार में नगाड़ा निशान मान दिया। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, भगवान दास जब पढ़ रहे थे तो एक प्रथा बताई थी मैंने, एक शब्द आया था अपने वहां पे नगाड़ा निशान, जो मैंने बताया था कि एकमात्र व्यक्ति था भगवान दास जिसको नगाड़ा निशान थे। उसके बाद जो शासक बनता है मान सिंह, उसको भी नगाड़ा निशान का मान दिया गया था अकबर दरबार में। नगाड़ा निशान का मतलब वही होता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति आता है वहां पे, जैसे मान सिंह आएगा तो नगाड़ा बजाकर, ढोल बजाकर उसका स्वागत किया जाएगा और एक तरह से इज्जत के साथ एक नाम दिया जाता है कि मान सिंह पधार रहे हैं, ऐसी प्रथा रहती है नगाड़ा निशान की। तो ये भगवान दास के बाद मान सिंह था जिससे इसका मान दिया गया था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई मान सिंह के सिर्फ नॉर्मल जो आपको कि अकबर ने सब क्या दिया और इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, अकबर ने क्या क्या दिया, ये सब बातें हुई थी। इसके बाद जो चलते हैं अपन अकबर की, कि अकबर ने इसको कहाँ कहाँ भेजा था, अभियान में अभियान चलाया और इसको कहाँ कहाँ भेजा। देखो दोस्तों एक बार बताऊं, मान सिंह जो मैंने आपको बताया पहले, मान सिंह अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति भी था और शासक भी रहा था आमेर का। तो जो भी काम होता था, जैसे कहीं का शासक, क्योंकि अकबर एक सहिष्णु, बहुत शांति प्रिय वाला व्यक्ति था, वो कोई भी जो निर्णय लेता था ना तो एकदम से नहीं लेता था। ऐसा नहीं करता था कि यार बस किसी ने बोल दिया और युद्ध के लिए चलो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता था उसके काल में। वो चाहता था कि यार मैं राजपूताने को मिलके या राजपूताने से संबंध बना के, इनको व्यवहार अच्छा बना के और इनको अपने पक्ष में लेकर मैं विश्व विजेता बनूं। तो ये रणनीति लेके चलता था कौन, अकबर। इसीलिए मैं बताया था आपको, जब भगवान दास उसका शासक रहा था आमेर का, तो भगवान दास के साथ चित्तौड़ विजय प्राप्त करी थी, रणथंभौर विजय प्राप्त करी थी, सरनाल विजय प्राप्त करी थी, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के उस टाइम जब विरुद्ध वो, जब उसका राज्याभिषेक होता है और वो शासक बनता है मेवाड़ का, तो उस टाइम भी जब समझाने के लिए गए थे तो मान सिंह भी एक व्यक्ति था जो प्रताप को समझाने गया था। उसके बाद जो भगवान दास था वो उसके पिताजी, तो वो भी समझाने गए थे। तो ऐसा नहीं था कि बस एक बार समझाने गए, मना कर दिया और युद्ध कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करता था अकबर। तो अकबर की रणनीति अलग तरीके से थी, वो राजपूता को साथ लेकर, राजपूताने को साथ लेके चलना चाहता था। तो यही चीजें आप देखेंगे दोस्तों। देखो मान सिंह के सैनिक अभियान, मान सिंह के सैनिक अभियान, यानी कि मान सिंह को सैनिक अभियान, इसका मतलब ये होता है कि अकबर ने मान सिंह को कहाँ कहाँ भेजा था, कि कहाँ कहाँ के दुर्ग को विरुद्ध यहाँ पे जो भी अभियान चलाए थे अकबर ने, वहां पे मान सिंह कहाँ कहाँ गया था, उसकी बातें करेंगे। पहली बात करते हैं दोस्तों अपन रणथंभौर विजय की। जो मैंने रणथंभौर विजय की, भगवान दास के टाइम भी मैंने बताया था 1569 ईस्वी में रणथंभौर जीतता है यहाँ पर। लेकिन मेन रोल किसका रहता है, जो विजय रहती है वो किसने दिलाई थी, भगवान दास ने दिलाई थी। लेकिन युवराज के रूप में कौन गया था, मान सिंह गया था। तो अपन ये लिख सकते हैं कि मान सिंह का प्रथम, मान सिंह का प्रथम सैनिक अभियान, मान सिंह का प्रथम सैनिक अभियान था, वो किसके रूप में था, युवराज के रूप में था। यहां पर अकबर भी गया था, मैंने आपको बताया था वहां पर कि अकबर भी गया था। किसके बेस में गया था, एक नौकर के बेस में गया था। और भगवान दास का इसमें महत्वपूर्ण रोल था। सुरजन देव को अधीनता स्वीकार कराई थी अकबर की। इसके बाद जो विजय रहता है सेकंड, सरनाल विजय, सरनाल विजय, सरनाल विजय जो रहती है 1572 ईस्वी में रहती है। सरनाल विजय कहां पे, सरनाल कहां पे, गुजरात में। यहां पर अकबर के सौतेले भाई थे, उनके विरुद्ध अभियान चलाया था। अकबर के सौतेले भाई के विरुद्ध अभियान, अकबर के सौतेले
बाई के विरुद्ध अभियान। इस अभियान में दोस्तों भगवंत दास भी गया था और उसके साथ युवराज के रूप में कौन गया था? मान सिंह गया था। इस करनाल विजय में अकबर ने पहली बार, ध्यान से सुना दोस्तों, अकबर ने पहली बार मान सिंह को लड़ते हुए देखा था। और अकबर जो है मान सिंह को पहली बार देखता है कि ये कितना वीर है और कितना विश्वसनीय है। और इससे ज्यादा यहाँ पर करनाल विजय होने के बाद ही पता चलता है कि मैं इसको कहाँ भेजूंगा और इसको पूरा विश्व जीतने के लिए मेरे सबसे विश्वसनीय जो व्यक्ति बनेगा वो मान सिंह ही बनेगा। यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है कि जब युद्ध चल रहा था करनाल विजय, तो ये हाथी पर बैठा रहता है, ये हाथी पे ही चलता था, घोड़े पर नहीं चलता था कभी भी मान सिंह। इसकी विजय की कहानी मैं आपको बताऊंगा अभी, कि जो हाथी पे बैठा रहता है और फिर दोनों हाथों में तलवार लेकर एकदम से उतरता है और काटने लग जाता है। वहां के युद्ध में सभी को काटने पीटने लग जाता है, धड़ाम से ठाक ठाक करके काटने लग जाता है करनाल में। और यहाँ पर अपने सौतेले भाई के विरुद्ध विजय प्राप्त करता है अकबर, और वहां पर पहली बार लड़ते हुए देखता है। यानी कि मान सिंह ने अपनी वीरता का सर्वप्रथम परिचय दिया। कहां पर दिया दोस्तों? करनाल में। दोस्तों क्या होता है कि जब मान सिंह छोटा रहता है, 12 साल की अवस्था में रहता है, तो अकबर आता है इसको, तो अकबर को बोलते हैं, भगवान भारमल बोलते हैं कि मैं इनको दोनों को, भगवान दास को और मान सिंह को आपके साथ आपके दरबार में भेज देता हूँ। तो अकबर कहता है जी जरूर, इसकी परीक्षा तो ली जाए। अकबर जो है कि ऐसा ही नहीं, किसी ने कह दिया कि इसको अपने दरबार में ले जाओ और वहां पर बस रख लेना, ऐसा नहीं चलता था पहले। राय सिंह के टाइम भी हुआ था, राय सिंह को भी जब अकबर के दरबार में भेजा गया था तो राय सिंह की भी परीक्षा ली गई थी, क्या आप बताइए, आपका परिचय दीजिए, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए। तो राय सिंह ने भी वहां बताया था कि परिचय देने के लिए हाथों में तलवार होनी चाहिए। तो अकबर ने उसको तलवार दे दी और राय सिंह कट पीट के काटने लग गया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था और अकबर प्रसन्न हो गया था। ऐसी स्थिति यहाँ मान सिंह के साथ भी बनती है। मान सिंह से जब पूछते हैं कि मान सिंह को फर्स्ट टाइम देखा अकबर ने, तो देखते लगा कि यार ये क्या करेगा, क्योंकि ये बहुत मोटा था, नाटा था और काला था, बिल्कुल काला था और मोटा था, तो कर नहीं सकता था। तो मान सिंह से अकबर बोलते हैं कि भैया जब कि अल्लाह नूर बरसा रहे थे, यानी कि सुंदरता बांट रहे थे, तब तू कहाँ थे? तो ये जवाब देता है, देखो मान सिंह का जवाब क्या था। तो मान सिंह जवाब देता है कि जब अल्लाह नूर बरसा रहे थे, सुंदरता बांट रहे थे, तब मैं उनके साइड में बैठा हुआ था और अपनी वीरता मांग रहा था उनसे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वीरता चाहिए। तो अकबर इसके जवाब से इतना प्रसन्न हो जाता है, उसको वहां ले जाता है। जैसे ले जाने के लिए जाता है तो वो घोड़े पे बिठाता है, तो घोड़े पे बिठाते घोड़ा बैठ जाता है। तो फिर अकबर मान सिंह को हाथी देता है। जितने भी युद्ध रहते हैं, जितने भी विजय प्राप्त करता है मान सिंह, सब हाथी पे बैठ के करता है। जब भी आपको पता होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो मान सिंह जाता है, वो अपने हाथी पे बैठ के जाता है। फिर भाला फेंका था, बच गए थे भाई साहब। तो ये दोस्तों बाहर की बात हुई। तो मान सिंह ने अपनी वीरता का सर्वप्रथम परिचय कौन से युद्ध में दिया था? करनाल विजय में दिया था। अकबर ने सौतेले भाई के विरुद्ध अभियान चलाया था और विजय प्राप्त किया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात यह है कि 1572 कब चल रहा है? 1572 में, ध्यान से देखना। और 1572 में मेवाड़ का शिरोमणि जो महाराणा प्रताप है वो शासक बनता है, राज्याभिषेक होता है और वहां पर मेवाड़ का शासक बन जाता है। अब ये सब कुछ चल रहा होता है तो वहां पर भी जाना चाहिए। 1572 में अभियान भेजा। आपको पता होगा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने ये व्यक्ति भेजे। दोस्तों आपको पता होगा, जब अपन मेवाड़ पढ़ेंगे, आपने तो पढ़ चुका, आपको याद हो, धुंधला फुंधला याद हो, तो आपको पता होगा 1572 में सर्वप्रथम जलाल खां द्वारा भेजा गया था। जलाल खां भेजते कहां पर? जलाल खां को भेजा जाता है मेवाड़ में। किसको समझाने के लिए? मेवाड़ को, शासक को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को। तो ये सब कुछ चलता है। महाराणा प्रताप 1572 की बात है और मान सिंह का जो अभियान है वो भी चलता रहता है। तो मान सिंह को बोलता है अकबर कि उधर से आता हुआ है ना, क्योंकि ये चल रहा है, गुजरात से आएगा तो होके कहां से आएगा? मेवाड़ होके आएगा। तो उधर से आया तो उसको भी समझा लेना। किसको? महाराणा प्रताप को समझा देना कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, नहीं तो युद्ध होगा फिर। तो ये सब योजना बनाता है कौन? अकबर बनाता है। और अकबर आपको पता होगा 1572 में किसको भेजता है? जलाल खां को। और 1573 में किसको भेजता है? मान सिंह को। और इसके बाद भेजता है भगवंत दास को। और इसके बाद भेजता है टोडरमल को।
ये सब व्यक्ति दोस्तों वही है जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप समझते नहीं है और फिर बाद में युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। और अच्छी डेट है, सबको पता रहता है, 18 जून 1576 में। और किस किस के मध्य होता है? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर की तरफ से मुगल जो मुगल सेनापति वो कौन बनता है? मान सिंह बनता है। और महाराणा प्रताप के जो महाराणा प्रताप का सेनापति है वो कौन बनता है? हकीम खां सूरी बनता है। तो ये सब चीजें आपको याद होगी। तो दोस्तों 1572 की बात है, तो वहां से मान सिंह आता हुआ रहता है और अपनी विजय तीसरी जो विजय रहती है वो रहती है उसकी डूंगरपुर विजय। डूंगरपुर विजय सन रहता है 1573। 1573 आ गया डूंगरपुर विजय और वहां से आएगा मेवाड़। इसको मिटा देता हूं दोस्तों। डूंगरपुर विजय, यहाँ का शासक रहता है दोस्तों, शासक आसकरण को पराजित करता है तथा डूंगरपुर पर विजय प्राप्त करता है। सरनाल से दोस्तों क्या होता है, मानसिंह जो है सरनाल से होते हुए आता है, अकबर का फोन कॉल आ जाता है, बता देता है वो कि कहाँ से होके आना है, मेवाड़ होके आना है, अकबर को समझाना है, उसको महाराणा प्रताप को समझाना है। तो ये जो है आता है वहां पर डूंगरपुर पहुंचता है। डूंगरपुर पहुंचता है तो वहां के शासक को बोलता है कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। तो भाई साहब डूंगरपुर के शासक जो है वो मना कर दे कि कौन अकबर, कौन क्या है मुगल, कौन का आगरा क्या है, ये कौन है, आगरा कहाँ है, क्या मेरे को किसी को नहीं जानता। तो मान सिंह को इतना गुस्सा आता है कि ये डूंगरपुर में आग लगा देता है और वहां के शासक आसकरण की मृत्यु कर देता है, हत्या कर देता है और इसको पराजित करके वहां पर अधिकार कर लेता है। कौन? मान सिंह। ऐसा था मान सिंह दोस्तों। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद आपकी कहानी बताएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये बात चल रही है दोस्तों 1573 ईस्वी की। 1573 में ही ये मान सिंह जो है वो अकबर को महाराणा प्रताप को समझाने जाता है मेवाड़। दोस्तों जनरल सी बात है, होता क्या है कि मान सिंह का आपने भी देखा होगा, मान सिंह का नाम राजस्थान की विजय में ज्यादा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अकबर का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था ये। तो अकबर जो है मान सिंह को आउट ऑफ राजस्थान में ही रखता था ज्यादा। अभी बताऊंगा मैं आपको कि आउट ऑफ राजस्थान में कितने टाइम तक ये समकालीन वहां का शासक रहा था और वहां का सूबेदार बनाया गया था। अकबर ने इसको 4-5 जगह का सूबेदार बनाया था, जो जैसे काबुल बनाया था, बिहार बनाया था, बंगाल में बनाया था, उड़ीसा का बनाया था, लाहौर का बनाया था। ये सबका सूबेदार बनाया था किसने? मान सिंह को। बात करेंगे आगे। तो 1573 में ही, कब की बात है? 1573। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मान सिंह मिर्जा राजा मान सिंह के मध्य शांति वार्ता हुई या शांति दूत बनकर जाता है। लाइन को समझना दोस्तों, 1573 की बात है। डूंगरपुर विजय के बाद ये पहुंचता है मेवाड़ मान सिंह, और अकबर का फोन कॉल आ जाता है कि हेलो भाई उधर से आके आना, तो महाराणा प्रताप को ही समझा देना ताकि वो अपने आराम से अधीनता स्वीकार कर ले और आ जाए यहाँ से। नहीं तो फिर वो तृतीय युद्ध हुआ था चित्तौड़ में, उदय सिंह के टाइम बैठा होगा और मैं कत्लेआम करवाऊंगा, ऐसी धमकियां दे रहा था कौन? अकबर बेटा वहां पर। तो मान सिंह शांति दूत बनकर जाता है अकबर के पास और मीटिंग करता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी फैक्ट वाली बात ये है यहाँ पर समझना कि होता क्या है, ऐसा कि युद्ध हो जाता है।
क्या महाराणा प्रताप मानता नहीं है इसके समझाने के बाद भी? भाई वो भी राजपूत और ये भी राजपूत, तो दोनों के बीच इतनी अच्छी वार्ता हो रही थी, इतनी अच्छा मिलन हो रहा था, तो फिर क्या बात हो गई ऐसी? तो अलग अलग वैज्ञानिक बताते हैं दोस्तों। पहला वैज्ञानिक जो है वो है अबुल फजल। अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार ये सब चीजें अबुल फजल के अनुसार, इसने आईने अकबरी लिखी थी, अकबर की आत्मकथा, उसमें बताता है ये अबुल फजल। इसके अनुसार ये रहता है कि इसकी जो मुलाकात है, वो शांति जो वार्ता हुई थी वो कहां पर हुई थी? गोकुंदा में हुई थी, अकबर के महाराणा प्रताप के मध्य और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य। तो ये बोलता है, अबुल फजल जी बोलते हैं कि महाराणा प्रताप वो मान सिंह के मध्य गोकुंदा में, गोकुंदा कहां पड़ता है? उदयपुर में, गोकुंदा में शांति वार्ता हुई। लेकिन अबुल फजल की बात में इतना दम नहीं निकला दोस्तों। क्यों नहीं निकला? कि ये बोल रहा है कि शांति वार्ता हुई तो फिर मान जाना चाहिए था महाराणा प्रताप को, तो अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, फिर शांति वार्ता हुई कैसे? ये युद्ध क्यों हुआ? मान सिंह इतना क्रोधित क्यों हो जाता है? और मान सिंह, अकबर की तरफ से मान सिंह ही क्यों आता है? उसका सेनापति मान सिंह ही क्यों बनता है हल्दी घाटी के युद्ध में? भाई उधर भी राजपूत शासक था, तो उधर तो फिर मुगल का बनना चाहिए था कोई। अकबर ने इतना विश्वास कैसे कर लिया मान सिंह के प्रति कि यार ये अकबर की तरफ, महाराणा प्रताप की तरफ मिलेगा नहीं? ऐसा क्यों होता है? अब ट्विस्ट आता है दोस्तों सेकंड वाले पॉइंट में। देखना, सेकंड वाले पॉइंट पे कहा गया है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं अब जो दोस्तों ट्विस्ट बनता है ना, यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो कर्नल जेम्स टोड की, और दम भी इसी में लगता है। इन्होंने कहा था कि अकबर, महाराणा प्रताप वो मान सिंह के मध्य वार्ता हुई कहां पर? उदय सागर झील में। और जो वार्ता हुई, जब ये वहां पर पहुंचे तो भव्य स्वागत किया जाता है मान सिंह का। मान सिंह का जैसे ही स्वागत किया जाता है, महाराणा प्रताप पहुंचते हैं वहां पर, और खाने का आयोजन भी किया जाता है, डिनर भी करेंगे, भाई शाम को आया है तो भाई खाना खा के जाएगा, ऐसे तो ही नहीं कि भाई आए चल दिए। तो भाई साहब डिनर बनता है, डिनर की पार्टी वगैरह सब तैयार रहता है। और जो महाराणा प्रताप है उसको ये लगता था कि यार ये तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला व्यक्ति है, इनके साथ में खाना बैठ के, कैसा भगवान दास ने जो है वो कत्लेआम करवाया था, अकबर ने कत्लेआम करवाया था, तो मैं इनके साथ खाना कैसे बैठ के खा सकता हूँ? मेरी तो वीरता ही कमजोर हो जाएगी यहाँ पर। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, इनके अनुसार बात बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को भेज देते हैं कहां पर? मान सिंह के साथ। और मान सिंह जो युवराज बनते हैं, कौन? अमर सिंह को भेज देते हैं। अमर सिंह और मान सिंह दोनों बैठ के खाना खाने के लिए भेज देते कि यार तू खाना इसके साथ, मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पर, तो तू चल जाना। तो उदय सागर जेल में तो कौन जाता है? अमर सिंह जाता है। तो अमर सिंह जैसे ही खाना खाने पहुंचता है तो ये बात किसको पता चलती है? मान सिंह को चलती है। तो मान सिंह ये सोचता है कि तो मेरा मान कट गया यहाँ पर, तो कि मेरी तो बेइज्जती कर दी इन्होंने, कि मैं यहाँ के शासक के साथ खाना खाऊंगा या फिर युवराज के साथ खाना खाऊंगा। महाराणा प्रताप कहाँ है? वो कहाँ गए? तो उसको जब पूछने पता चलता है कि यार वो तो इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम तो बैठने लायक नहीं हो उनके साथ, वो तो अलग व्यक्ति है। तो फिर वो क्या है, मान सिंह जो है वहां से बिना खाना खाए बिना वहां से खिसक लेता है और चल जाता है कहां पर? अकबर के पास। और अकबर के पास जाने के बाद, मुगल दरबार में जाने के बाद बोलता है कि मंसबदारी दे दो अब 7,000 की, अब तैयार करो, युद्ध करो और मैं आपके कदमों पे रखूंगा उनका सिर, महाराणा प्रताप का, और मैं युद्ध करना चाहता हूँ महाराणा प्रताप से। ये किसने बोला दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बात दम भी लगता है कि यार युद्ध हुआ होगा। आया दोस्तों समझ में? तो कर्नल जेम्स के इनके अनुसार प्रताप वो मान सिंह की मुलाकात उदय सागर झील में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? उदय सागर झील में। और आपको पता होगा ये युद्ध की बात तो अपन यहाँ नहीं करेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध वहां पढ़ेंगे अपन, क्योंकि बड़ा युद्ध किसके? महाराणा प्रताप का है। तो महाराणा प्रताप का, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का युद्ध पढ़ेंगे, जो इनकी शौर्य का प्रतीक है, वो कहाँ पढ़ेंगे? मेवाड़ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। फिर कब होता है? 18, बहुत सी जगह 22 भी आता है, जून 1576। ये इसका डाउट लगता है दोस्तों, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि 18 राइट है और 22 गलत है। लेकिन बहुत कंफ्यूज रहते हैं सब, जो भी नोट्स लिखाते हैं वो भी 18-22 दोनों ही लिखाते हैं।
लेकिन 18 राइट है, 22 गलत है। कब होता है? 1576 में। तो यहाँ पर सिर्फ मान सिंह की बात करें तो मुगल सेनापति कौन देता है? मान सिंह। मान सिंह जो है वो अकबर की तरफ सेनापति बनकर आते हैं हल्दीघाटी के युद्ध में। दोस्तों ये बात थी किसकी? मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य का जो मिलाप था वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। इसकी शॉट ले लो इसकी थी लिखने की, और ये कहानी समझ में आ गई क्यों हुआ था, लिख लो आप। तो दोस्तों ये हुई बात किसकी? इसके सैनिक अभियान की। ये सैनिक अभियान कहाँ के थे? केवल राजस्थान के, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ गुजरात का करनाल आता है। इसके बाद जो सैनिक अभियान, महत्वपूर्ण सैनिक अभियान आते हैं, काबुल अभियान। काबुल जीता था इसको, काबुल अभियान। मान सिंह ने अकबर के लिए काबुल जीता था, और यहाँ का सूबेदार बनाया था किसे? मान सिंह को बनाया था। काबुल में राज हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर शासन हुआ करता था। अकबर के ही सौतेले भाइयों मिर्जा हाकिम का शासन हुआ करता था। मिर्जा हाकिम को पराजित किया, वहां से भगा दिया उसको मान सिंह ने, और वो चला जाता है ईरान चला जाता है, और यहाँ पर शासन हो जाता है किसका? मान सिंह का। इस समय की बात है जब ये 1581 से 87 ईस्वी समय की बात है। यहाँ का सूबेदार कौन रहता है? मान सिंह रहता है। यानी कि इसमें काबुल अभियान में शासक कौन था? मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम के विरुद्ध, मिर्जा हाकिम के विरुद्ध अभियान। किसके विरुद्ध? मिर्जा हाकिम के विरुद्ध अभियान था। और इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? मुख्य भूमिका मान सिंह ने निभाई थी। किसने निभाई थी? मान सिंह ने। मान सिंह ने इसकी मुख्य भूमिका निभाई थी। यहाँ पे जबरदस्त युद्ध लड़ा था मान सिंह ने, और इसको भगा दिया था यहाँ से, और ये चला जाता है ईरान चला जाता है वापिस, और यहाँ पे शासक किसका हो जाता है? अकबर, यानी कि अकबर के अधीन हो जाता है कौन? काबुल। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें यहाँ से, तो ये शासक रहता है यहाँ पर। तो काबुल से लौटते समय, काबुल से आएगा वापिस, नेक्स्ट अभियान की जब भी तैयारी करेंगे तो काबुल से वापस आएगा। तो काबुल से लौटते समय, काबुल से लौटते समय मान सिंह मीनाकारी के उस्ताद लेके आया। कहां पर लाया? आमेर। यानी कि मीनाकारी की जो कलाकारी है वो किसकी देन है? मान सिंह। क्योंकि ये जो वहां से उस्ताद, उस्ताद का मतलब क्या होता है दोस्तों? कलाकार होते हैं, यानी मिस्त्री होते हैं। अपन बोलते रहे जनरली भाषा में, उस्ताद मेरा काम कर दो। उस्ताद, मिस्त्री, कलाकार, आप जो बनाते हैं उस चीज को, वो लेके आया था यहाँ से। मीनाकारी के उस्ताद कौन लेके आया था? मान सिंह लेके आया था। कहां से लेके आया था? काबुल से लेके आया था। और मान सिंह के शासनकाल की नहीं, मान सिंह लेके आया था। और ये बढ़ता जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। जयपुर में सबसे अच्छी जो पहचान बनाई थी मीनाकारी में, तो जयपुर की है वो। इसके मुख्य कलाकार, एक चीज बताऊंगा मैं आपको, मुख्य कलाकार, इसके मुख्य कलाकार कौन है? मुख्य कलाकार है इसके, मुख्य कलाकार है इसके सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह जो है इसके मुख्य कलाकार हैं। इनको 1588 में, 1988 में पद्मश्री भी दिया गया था। पद्मश्री दिया गया था दोस्तों, किसको? सरदार कुदरत सिंह को। एक बार फिर बता दूंगा, काबुल अभियान भेजा था, विजय प्राप्त करी थी किसने? मान सिंह ने।
किसने भेजा था? अकबर ने भेजा था। अकबर ने काबुल को जीत लिया था। मुख्य भूमिका जो निभाई थी वो किसने निभाई थी? मान सिंह ने निभाई थी दोस्तों। इसके बाद जो मीनाकारी की उस्ताद लेके आया था वहां से, मुख्य कलाकार कौन है मीनाकारी की? सरदार कुदरती। इसके बाद दोस्तों सेकंड बात करें अपन, काबुल से निकलता है ये, बिहार आ जाता है। कहां पर आ जाता है? बिहार विजय पर। बिहार विजय। अब दोस्तों यहां पे एक चीज समझना, यहां पर शासक रहता है 87 से 92 ईस्वी। यहां का सरदार बना देता है किसको? सूबेदार कौन बन जाता है? मान सिंह। जो अकबर का नेक्स्ट जो टारगेट रहता है कि किसको जीते, तो बिहार आता है। तो मान सिंह को फोन करता है कि अब बिहार आजा, वहां का बहुत हो गया, चल ठीक है रैली अपन, अब बिहार आजा। तो बिहार का शासक रहता है, इसको पराजित करता है और यहाँ पर अकबर के अधीनता स्वीकार करवाता है। और अधीनता स्वीकार करने के बाद यहाँ का सूबेदार कौन बनता है? मान सिंह बना देता है। तो यहाँ के शासक कौन है? पूरणमल। पूरणमल को पराजित कर अकबर की अधीनता स्वीकार करवाता है। दोस्तों बिहार का शासक रहता है पूरणमल। कौन रहता है दोस्तों? पूरणमल। पूरणमल को पराजित करता है युद्ध में और इसको अकबर की अधीनता स्वीकार करवा देता है। अब ये अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और यहाँ पर बिहार पर किसका शासन हो जाता है? अकबर का शासन हो जाता है। तो मान सिंह को बोलता है फोन करके कि तू ही रह ले और तू ही संभाल इसको। और यहाँ का सूबेदार किसको बना देते हैं? मान सिंह को बना देते हैं। किसको बना देते दोस्तों? मान सिंह को बना देते हैं। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर रहता कौन है? मान सिंह रहता है। तो मान सिंह रहते रहते क्या करे, कुछ तो बनवाएगा। तो कुछ बातें देख लेते कि यहाँ पे क्या करवाया उसने। तो यहाँ बिहार का एक दुर्ग है रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग में दोस्तों एक चीज है, रोहतासगढ़ जो दुर्ग है वो बिहार में, इस दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया था मान सिंह ने। आपको कहीं बुक्स में या कहीं से एक कानो कान खबर लगे तो गलत है, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत है बिल्कुल। अभी फिर कराऊंगा, रोहतासगढ़ का दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया था मान सिंह ने। इस दुर्ग में महल बनवाए थे अपने लिए। क्या बनवाए थे? महल बनवाए थे। रोहतासगढ़ दुर्ग में अपने लिए महल बनवाए। महल बनवाए। अब वहां रह रहा था तो कुछ काम करवा देते हैं, उसको सुंदर बना देते हैं। तो रोहतासगढ़ का मरम्मत भी करवाए थे कहीं जगह और इसके लिए अपने लिए महल भी बनवाए थे। इसकी बात करें दूसरों, बिहार में ही अपने नाम पर मानपुर नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया दोस्तों? मानपुर नगर बसाया। अपने नाम पर ये आराम से याद हो जाएगा, मान सिंह है। और ये कौन सा नगर है? पूरा अपना जयपुर, भरतपुर, उदयपुर सबके पुर लगता है और अपना नाम मानपुर नगर बसाया। ठीक है दोस्तों। इसके पास बोध गया बिहार में ही, बोध गया कहां पड़ता है? ये बिहार में। बिहार में ही महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। महादेव भव्य मंदिर बनवाया था, महादेव मंदिर बनवाया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब आराम से सोचना, देखो इसका शासनकाल क्या है। यहाँ पे बिहार विजय प्राप्त करी 87 से 92 तक यहाँ का सूबेदार रहा। अब ये देखो इसका मान सिंह का शासनकाल क्या है? 89 है। तो यानी कि इसी बीच में क्या बनता है? ये आमेर का शासक भी बनता है। यानी कि ये कहां पर रहता है? बिहार में। बिहार में एक जगह है दोस्तों, सारी बातें लिखने की नहीं होती, सुनना आराम से। बिहार में एक जगह रहती है पटना। पटना में ये रहता है और इसको फोन कर देते हैं वहां से, आमेर से, जयपुर से फोन आ जाता है कि यार मान सिंह जी आपके पिताजी का देहांत हो गया, यानी कि भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है और आप यहाँ के शासक बनो। तो प्रारंभिक जो राज्याभिषेक है दोस्तों, तो इसका कहां पर होता है? बिहार में होता है। बिहार में किस जगह? पटना में। तो याद रखना है इसको, पटना में प्रारंभिक राज्याभिषेक होता है। फिर वहां से जाने के बाद आमेर में सेकंड राज्याभिषेक होता है। किसका? मान सिंह का। एक चीज इधर रह गई थी दोस्तों, इसको भी देख लो। मिर्जा जो उपाधि है दोस्तों, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसको दी थी? मान सिंह को दी थी। ये इसी काबुल विजय के उपलक्ष्य में दी थी। यानी कि इस विजय में यहाँ का सूबेदार रहते ही इसको मिर्जा की उपाधि मिल गई थी। और बिहार विजय के बाद इसके यानी कि प्रारंभिक राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन।
ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में आपको। तो ये इसके कुछ अभियान थे जो अकबर ने अभियान चलाए थे विश्व विजेता बनने के लिए। अब इसके बाद भेज देता है ये उड़ीसा, फिर उड़ीसा के बाद बंगाल भेज देता है। देखते हैं वहां पे क्या किया इसने। देखो दोस्तों, इसके बाद क्या जीता है ये, उड़ीसा जीता है, उड़ीसा विजय। दोस्तों सुनना आराम से, उड़ीसा का शासक रहता है, उसका नाम रहता है रामचंद्र देव। क्या रहता है? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को पराजित करना चाहता था कौन? मानसिंह, और उससे अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहता था। अब होता क्या है दोस्तों कि वहां पर पहुंचता है ये, लेकिन रामचंद्र देव जो वो पहले से ही परेशान रहता है, पहले से ही बड़ा परेशान रहता है कि यहाँ पर तो पहले ही मैं खुद परेशान हूँ, मुझे क्या रहेगा, मैं तो पहले से हारा बैठा हूँ। क्योंकि वहां पर दो व्यक्ति थे, नासिर खां और कचलू खां। क्या नाम बोले? नासिर खां और कचलू खां। नासिर खां कचलू खां इसके विद्रोह थे, यानी कि इनका पहले विद्रोह का दमन होगा, यानी कि इनको मानसिंह हराएगा तभी तो रामचंद्र को पराजित करेगा। यानी कि सबसे बड़ा चक्कर पड़ रहा था कि नासिर खां कचलू खां इसको जीने नहीं दे रहे थे। तो मानसिंह पहुंचता है रामचंद्र के पास, तो रामचंद्र को ऐसी ये फालतू की बातें पता चलती है कि यार उसको रहो पहले, तो उसको जाओ, मैं तो अधीनता स्वीकार कर लूंगा, मैं तो पहले से तैयार बैठा हूँ यहाँ पे, क्या है मुझे पावर मिले। तो दोस्तों होता क्या है कि नासिर खां और कचलू खां को हराता है पहले मानसिंह, और उसके विद्रोह का दमन करता है, उनको पराजित करता है, फिर रामचंद्र देव को इसके अभियान में अकबर की अधीनता स्वीकार करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, नासिर खां और कचलू खां के विद्रोह का दमन करता है। अब ये मर गए, पराजित हो गए, तो अब क्या रहा? रामचंद्र देव रहा। उड़ीसा के शासक क्या नाम रहता है? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाता है। यानी कि रामचंद्र देव पराजित होता था और वो किसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है? अकबर की। और यहाँ का सूबेदार कौन बन जाता है? उड़ीसा में। ये कब की बात है दोस्तों? 1592 की। ठीक है दोस्तों, ये 94 तक, लमसम 94 तक रहता है। आप सन को ज्यादा देखना मत, ज्यादा कोई गौर करने वाली बात है नहीं इसमें। उड़ीसा विजय को प्राप्त कर लेता है, अकबर का राज हो जाता है। यानी कि अकबर क्या है दोस्तों, अकबर जो है पूरे विश्व को जीतना चाहता था मान सिंह की सहायता से, क्योंकि मान सिंह ऐसा प्रतापी शासक था अकबर के लिए कि वो चाहे जो जीत सकता था, आराम से रखता था उसको, ऐसा कोई भी बिल्कुल ही ये नहीं आने देता था कि यार ये, जैसे मैंने बताया ना आपको, मान सिंह को अकबर दत्तक पुत्र मानता था और सबसे ज्यादा मनसबदारी भी दे रखी थी उसको, 7000 जात सवार की। और रामचंद्र देव जो है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, रामचंद्र देव की एक पुत्री रहती है अक्षया देवी। क्या नाम है? अक्षया देवी। इसका विवाह हो जाता है किसके साथ? मान सिंह के साथ। मान सिंह इससे विवाह कर लेता है, यानी कि रामचंद्र देव अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा देते हैं? मान सिंह से करवा देते। याद रखना, अकबर से नहीं करवाते, किससे करवाते? मान सिंह से करवाते। इसके बाद चलता है इधर से, यहाँ से उड़ीसा से निकल जाता है और कहाँ पे पहुंचता है? पश्चिमी बंगाल पर। एक जैसा है दोस्तों, देखो यहाँ से काबुल है, फिर बिहार आएगा, फिर उड़ीसा आएगा और फिर यहाँ पर बंगाल आ जाएगा। एक तरह का रूट है ऐसा, देखो यहाँ से निकलेगा वो, ऐसा रूट ऐसा तो है नहीं कि बंगाल या बिहार पड़ता हो फिर उड़ीसा ऐसे पड़ता हो, फिर ऐसे ही, ऐसा नहीं था, सारा सिस्टम एक तरह से चल रहा था। ठीक है दोस्तों, अब देखो कहाँ पे पहुंचता है ये? बंगाल में पहुंचता है, बंगाल विजय। अब दोस्तों ये कहां पर पहुंचता है विजय प्राप्त करने के लिए? बंगाल पहुंचता है। और बंगाल का शासक रहता है लक्ष्मी नारायण। क्या नाम रहता है? शासक लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को पराजित करता है
अकबर की अधीनता स्वीकार करवाता है। अधीनता स्वीकार करवाता है। यहाँ का शासक रहता है दोस्तों बंगाल का। आपने कहीं बुक्स में यार कहीं पे पढ़ा हो कि केदार कायद नाम आता है, बंगाल में शासक के रूप में केदार कायद का नाम आता है। वो भी शासक था लेकिन वो ढाका का शासक था। और जो मेन शासक था लक्ष्मी नारायण इसको भी पराजित करता है और फिर वो पहुंचता है कहाँ पर, ढाका पे। तो यहाँ के एक बात और लिखेंगे अपन, ढाका के शासक, ठीक है, शासक केदार कायद, केदार कायद को पराजित करता है और शीला देवी की मूर्ति, शीला देवी की मूर्ति आमेर ले आता है। क्या होता है दोस्तों, सुनो, केदार कायद कहाँ का शासक रहता है, ढाका का शासक रहता है। अब केदार कायद को क्या है, बहुत युद्ध लड़े, जबरदस्त लड़े, एक युद्ध लड़ा, दो युद्ध लड़े, तीन युद्ध लड़े, लड़ता जा रहा था लेकिन पराजित नहीं हो रहा था मान सिंह से। तो मान सिंह को चक्कर समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है कि मैं केदार कायद को हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो वहां से रहस्य में ये जो घटना है, ये रहस्य में चीजें कि यार ऐसा क्या साइकोलॉजिकल डिफेक्ट पड़ रहा है इस पे कि मैं इसको हरा ही नहीं पा रहा हूँ। तो वहां से पता करता है, मान सिंह को पता लगता है कि ये जब तक शीला देवी मंदिर है यहाँ पर, इसकी जो शीला देवी की मूर्ति है, जब तक इसकी पूजा होती रहेगी, यानी कि इसका जो हवन चलते रहेंगे, पूजा चलती रहेगी, तब तक केदार कायद को कोई नहीं हरा सकता। ये मूर्ति यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो वो अपने षड्यंत्र रचता है मान सिंह, और ऐसी सूचना पता चलती है तो यहाँ से शीला देवी की मूर्ति वो कहाँ ले आता है, आमेर ले आता है, वहां से हटा देता है, यानी कि उसकी विघ्न उत्पन्न कर देता है। एक तरह से क्या करता था, विघ्न उत्पन्न कर देता है। होता है कि जैसे कोई पूजा कर रहे हो तो पूजा करने के बाद केदार कायद लड़ने जाता हो, हार नहीं पाता हो, तो शीला देवी की जो मूर्ति रहती है उसकी पूजा कर रहा होगा, विघ्न उत्पन्न कर देता है और ये पूजा नहीं होने देता है मान सिंह। फिर उसके बाद केदार कायद को पराजित कर देता है और शीला देवी की मूर्ति अपने साथ, क्योंकि फेवरेट हो जाती है कि यार ऐसी चमत्कारी मूर्ति जो अपने आमेर में आ जाएंगे तो वहाँ के तो क्या क्या हो जाएंगे। तो शीला देवी की मूर्ति को क्या करता है दोस्तों, मान सिंह ले आता है वहां से। शीला देवी की बात करें अपन, सारी बातें लिखेंगे नहीं, मैंने पहले भी बताया था आपको शीला देवी कौन है। शीला देवी मंदिर माता जो है वो कछुआ वंश की क्या है, इष्ट देवी है, आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं है। कुल देवी अलग होती है और इष्ट देवी अलग होती है। कुल देवी कौन है, जमुआई माता। इस जमुआई माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, दुल्हे राय ने करवाया था। ये अपन पहले बात कर चुके हैं दोस्तों। शीला देवी किसकी, अगर एक तरह से बोला जाए कौन लेके आया था, मान सिंह लेके आया था। तो मान सिंह की इष्ट देवी भी कौन है, शीला देवी है। शीला देवी, और बात करें इसका उपनाम क्या है, तो उपनाम है इसके, जैसे आपको कल्चर में पढ़ा होगा, उपनाम है इसके अन्नपूर्णा देवी भी बोलते हैं इसको। ढाई पहला शराब चढ़ाया जाता है शीला देवी के। 2 बार मेला लगता है इसका, दोनों नवरात्रों में, चैत्र और अश्विन के जो नवरात्र आता है उसमें मेला लगता है इसका शीला देवी की। ये बात हुई बंगाल की। इसके बाद एक और चीज है इसमें, बंगाल में रहते हुए, यानी कि मान सिंह जब वहां था बंगाल में, अकबर नगर भी बसाया था, अकबर नगर बसाया। और ये जो अकबर नगर है इसको वर्तमान में वहां पर क्या बोला जाता है, राम महल बोला जाता है, राजमहल। यानी कि अकबर नगर की स्थापना करी थी दोस्तों किसने, मान सिंह ने। और जो वर्तमान में उसको क्या बोला जाता है, राजमहल बोला जाता है। ये लिख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट बात करेंगे फिर। ठीक है दोस्तों, हो गई ये बात हुई अपनी इसकी विजय की बात, यानी कि अकबर ने कहाँ कहाँ अभियान भेजे थे और कहाँ कहाँ मान सिंह को भेजा था। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इतिहास में सबसे ज्यादा नाम आता है वो चीजें मैंने आपको बताई है। इसके बाद कुछ बात करेंगे मान सिंह की स्थापत्य कला की, यानी कि मान सिंह ने निर्माण क्या क्या बनवाए थे, उसकी बात देख लेते हैं कि क्या क्या बनवाया इसने। देखो दोस्तों, मान सिंह के निर्माण, किसकी बात करेंगे, निर्माण की। इधर देखो, ये निर्माण हो गए।
निर्माण की बात करें तो इसने आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका? आमेर दुर्ग का। आमेर दुर्ग में एक शीश महल है, शीश महल। इस शीश महल का निर्माण करवाया था। बाकी अधूरा सा रह गया था थोड़ा बहुत, तो इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? शीश महल का पूर्ण निर्माण जय सिंह द्वारा। किसने करवाया था दोस्तों? जय सिंह। याद रखना, आमेर दुर्ग में एक शीश महल स्थित है। उस शीश महल का जो प्रारंभिक जो निर्माण है, यानी कि शुरुआत किसने करवाई थी? मान सिंह ने करवाई थी। लेकिन पूर्ण निर्माण आप जीर्णोद्धार भी बोल सकते हो, पूर्ण निर्माण भी बोल सकते हो, वो किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। इस शीश महल को दोस्तों दर्पण धाम भी कहते हैं, दर्पण धाम कहा जाता है। ये किसने कहा था? बिहारी ने कहा था। बिहारी एक कवि है। जब अपन मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ेंगे, मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी कवि था कौन? बिहारी, जिसने बिहारी सतसई की रचना करी थी नामक ग्रंथ की रचना करी थी। बहुत फेमस कवि था, उसकी बात वहां करेंगे। दर्पण धाम बोला गया है इसको, शीश महल को। इसकी बात करें और क्या बनवाया था इसने? तो सुहाग मंदिर का निर्माण करवाया था, सुहाग मंदिर बनवाया था। इसके बाद बात करें, महान महल का निर्माण करवाया था, महान महल। ये कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में स्थित है। और वर्तमान में कौन संचालित कर रहा है इसको? आरटीडीसी। यानी कि वर्तमान में जो इसको चला रहा है वो आरटीडीसी। एक तरह से देखा जाए तो ये मान महल जो है वो आरटीडीसी होटल हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। इसके बाद मान मंदिर एंड मानसरोवर घाट, मानसरोवर घाट का निर्माण करवाया था। इसके बाद करें दोस्तों तो इसने वृंदावन में, ये कहां पर बनवाए थे दोस्तों? काशी में बनवाए थे। कहां पर बनवाए थे? काशी में। यानी कि मान मंदिर और मानसरोवर घाट का निर्माण किसने कहां पे करवाया था? काशी में करवाया था। वृंदावन में पहले आप दोस्तों इधर देखो, एक मंदिर का निर्माण कराया था जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? मान सिंह के शासन काल में हुआ था कि इसकी प्रिय पत्नी कनकावती ने करवाया था। देखो कैसा मंदिर है, एक ये मंदिर है जैसे जगत शिरोमणि मंदिर, इसके शासन काल में हुआ था। ये आमेर दुर्ग में बना था, आमेर दुर्ग में स्थित है ये। जगत शिरोमणि मंदिर, इसको लाल जी का मंदिर भी बोलते हैं, लाल जी का मंदिर, और मीरा मंदिर भी कहते हैं, मीरा मंदिर भी कहते हैं इसको। दोस्तों इसका जगत शिरोमणि मंदिर बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मेवाड़ में नहीं आता है, ये कहाँ पर स्थित है? आमेर में आता है। होता क्या है दोस्तों, जब मेवाड़ जाता है कौन? मान सिंह, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, तो वहां से एक मूर्ति चुरा के ले आता है। आप चुरा के बोलो या वहां से ले आता है या जीत के ले आता है, कैसे भी करके ले आता है। वो कहाँ पर स्थापित कर देता है? इस मंदिर में। जो जिस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? मान सिंह के शासन काल में इसकी पत्नी कनकावती के द्वारा जगत सिंह फर्स्ट जो इसका पुत्र रहता है उसकी याद में, स्मृति में करवाता है। तो इसमें जो मूर्ति रखी हुई ना, श्री कृष्ण की मूर्ति रखी, उस मूर्ति को कहाँ से लेके आए थे? मेवाड़ से लेके आए थे, जिसकी पूजा मीरा करती थी। इसीलिए जगत शिरोमणि मंदिर का नाम ज्यादा आता है और याद रखने की चीज है। ठीक है दोस्तों, इसकी निर्माण की बात करें, किसने करवाया था निर्माण? कनकावती ने। कनकावती ने अपने प्रिय पुत्र जगत सिंह फर्स्ट की स्मृति में, जगत सिंह फर्स्ट की स्मृति में करवाया था निर्माण। इसकी बात करें दोस्तों अलग,
इसमें मूर्ति रखी हुई है, मैंने बताया आपको मूर्ति किसकी रखी हुई है, श्री कृष्ण की, जिसकी पूजा मेवाड़ में मीराबाई किया करती थी। ठीक है दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर स्थित है, आमेर दुर्ग में स्थित है। कहां पर, आमेर दुर्ग या जयपुर में। मूर्ति श्री कृष्ण की है, जिसकी पूजा कौन करती थी, मीराबाई किया करती थी। कहां पर, मेवाड़ में किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण जो करवाया वो कनकावती ने। कनकावती कौन थी, इसकी वाइफ थी, किसकी, मान सिंह की पत्नी थी कनकावती, जिसको इसके पुत्र जिसका पुत्र रहता है पहला जगत सिंह फर्स्ट, उसकी स्मृति में प्रिय पुत्र रहता है कनकावती का, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ निर्माण है जो मैंने आपको बताए थे, इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि साहित्य में क्या क्या किया इसने, मान सिंह ने। इसके साहित्य में कौन कौन सा, इसके शासन काल में कौन कौन सी पुस्तकों की रचना हुई। साहित्य किसकी बात करेंगे दोस्तों, साहित्य की। ये कौन है, मिर्जा राजा मान सिंह। मान सिंह के, इसका दरबारी कविता दोस्तों, उसका नाम आता है पुंडरीक बिट्टून। क्या नाम आता है, पुंडरीक बिट्टून। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो इसका दरबारी कवि नहीं था, ये इसको आश्रय प्राप्त था। इसका एक भाई था माधो सिंह, किसका, मान सिंह का भाई था। यहां लिख देता हूं मैं, मान सिंह का, मान सिंह के भाई, मान सिंह के भाई माधो सिंह, माधो सिंह के आश्रय में था। ठीक है दोस्तों, तो पुंडरीक बिट्टन का नाम आता है। इसने कुछ पुस्तकों की रचना करी थी, उन पुस्तकों के बारे में देखते हैं अपन। जैसे कि पुस्तकें, पहली पुस्तक लिखी थी रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। इन पुस्तकों की रचना करती। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पुंडरीक बिट्टन किसको आश्रय प्राप्त था, माधो सिंह के आश्रय में प्राप्त था। पुंडरीक बिट्टन की पुस्तकें का नाम भी पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। रागमाला ये पूछ सकता है, जैसे इन तीनों का नाम दे देगा, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, और कुछ अलग एक तो पूछ रहे हैं कौन सी नहीं थी। तो रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय किसकी पुस्तक है, पुंडरीक बिट्टन की। इसकी बात करें इससे अलग अलग थे, जिसमें था राय जगन्नाथ भी था, इसके बाद हरिनाथ भी था, दलपत दलपत राय। इसकी एक पुस्तक ही दोस्तों, पुस्तक दलपत राय की पुस्तक थी, उसका नाम था मान प्रकाश। इसको मान चरित्र भी बोलते हैं। मान प्रकाश और मान चरित्र किसकी पुस्तकें थी, दलपत राय। इसका ही दरबारी कवि था। हरिनाथ भी दरबारी कवि था, जगन्नाथ भी दरबारी कृति, कुछ अलग पुस्तकें लिखी थी इन्होंने, उनका ज्यादा नाम नहीं आता। दलपत राय की पुस्तक से बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मान प्रकाश और मान चरित्र का जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी, दलपत राय ने। किसका दरबारी कवि था, मान सिंह का दरबारी कवि था। ऐसे ही कुछ और भी आ जाता है, मुरारी दास, सॉरी दोस्तों, मुरारी दास ने लिखी थी। ये किसने लिखी थी, मुरारी दास ने।
मुरारी दास ने लिखी थी ये, और दलपत की थी, दलपत की इसने लिखी थी पत्र प्रशस्ति। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, मुरारी दास जो है इसका दरबारी कवि था, उसकी पुस्तक थी मान प्रकाश और मान चरित्र। एक और कवि था इसका दरबारी कवि दलपत, जिसने पत्र प्रशस्ति रचना की थी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ साहित्य रहा है मान सिंह का, जो जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, यहाँ से मान सिंह खत्म हो जाता है, यानी कि मान सिंह का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अगर आमेर में से क्वेश्चन आएंगे ना, तो या तो सवाई जय सिंह से आएंगे या फिर मान सिंह से आएंगे। मिर्जा राजा जय सिंह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मान सिंह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है सवाई जय सिंह, यानी कि इंपॉर्टेंट शासक, यानी कि जिसका इतिहास में कुछ राम रहा हो, कुछ किया हो उसने, तो वो बनता है मिर्जा राजा जय सिंह। भाव सिंह शासक बनता है, लेकिन वो अत्यंत विलासी था, दारूड़ा था, एक तरह से बस पीके रहता था, और जहांगीर की शरण में और स्वामी भक्त था, तो ये सब कुछ ज्यादा किया नहीं उसने, मैं अभी बता दूंगा आपको। लेकिन मिर्जा राजा मान सिंह के बारे में अगर आप कुछ अलग से क्वेश्चन दिखते हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कहूंगा इसका शास्त्री भी याद रखना, और जितने भी मैंने बताया सब याद रखना। और मान सिंह के बारे में अगर आपको कुछ अलग से जो आपको मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मुझे बताएं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट शासक बनता है, इसको पहले लिख लीजिए आप। दोस्तों मान सिंह के जो शासक रहता है 89 में और 1614 में, इसकी मृत्यु कब होती है? 1614 में, यानी कि 1614 तक शासक रहता है ये, और एरिशपुरा नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, एरिशपुरा नामक महाराष्ट्र में जो रहता है दक्षिण में, इसकी मृत्यु हो जाती है एरिशपुरा नामक स्थान पर। कहाँ पर? एरिशपुरा नामक स्थान पर। इसकी बात करें अपन बाद में, इसके पुत्र की बात थी दोस्तों मान सिंह। अपन बात करें थे शासक कौन बनेगा, मान सिंह रहा ये शासक आपका। ठीक है दोस्तों, मेन जो शासक बनने चाहिए थे जिसमें था एक जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह फर्स्ट, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है समय से पहले, समय से पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। एक रहता है महासिंह, जो शासक बनना चाहिए था लेकिन शासक नहीं बनता क्योंकि इसकी भी मृत्यु हो जाती है इसके शासनकाल में। और तीसरा पुत्र रहता है फर्स्ट पुत्र, सेकंड पुत्र, थर्ड पुत्र। एक बार बताऊं दोस्तों, ये जो इतिहास में नाम आते हैं ये पुत्रों के नाम है, ऐसे बहुत सारे पुत्र रहते हैं इनके। मान सिंह के बारे में इतिहासकार तो ये तक बोलते हैं कि 1500 रानियां थी, यानी कि 1500 बार शादियां हुई थी, और सबसे एक या दो पुत्र थे इसके मान सिंह के, तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हो गए। तो आप ये लिख लीजिए जिनके इतिहास में नाम थे, यानी कि जो शासक बनने चाहिए। जगत सिंह को शासक बनना चाहिए था लेकिन समय से किशोर अवस्था से पहले इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी याद में कनकावती क्या मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। महासिंह, महासिंह का जो पुत्र रहता है दोस्तों एक, इसका पुत्र रहता है मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। क्या नाम रहता है? मिर्जा राजा जय सिंह। और ये शासक बनता है बाद में, इससे पहले भाऊ सिंह शासक बन जाता है। ये भाऊ सिंह रहता है, ये 1614 से 1621 तक शासक बनता है। इसकी बात करें दोस्तों तो ये अत्यंत विलासी था, अत्यंत विलासी था। जहांगीर का स्वामी भक्त था, यानी कि ये इसको कोई मतलब नहीं था राजपाट से कोई राजा बनना था, कोई मतलब नहीं निकल रहा था, दारू पी के पड़ा रहता था, एक तरह से शराब निद्रा में बस सोने का काम, पीने का काम, खाने का काम, बस जिधर देखो जिधर बस चापलूसी करने में रहता था, और जहांगीर का स्वामी भक्त था। देखो दोस्तों, जहांगीर क्यों इनको शासक बनाता था? क्योंकि वो चाहता था कि ये मेरे अंडर में काम करे। मान सिंह की और जहांगीर की मैंने पहले भी बताया था, मान सिंह और जहांगीर की एक दूसरे के, क्योंकि जो खुसरो पुत्र होता है उसका साथ कौन देता है? मान सिंह देता है। और जहांगीर क्या है, मान सिंह को विद्रोह करता था, यानी कि जो मान सिंह पसंद करेगा वो जहांगीर पसंद नहीं करेगा। तो मान सिंह नहीं चाहता था कि यार भाऊ सिंह कभी भी शासक बने, तो ये दोनों को तो क्या पता क्या हुआ कि ये दोनों एक्चुअली में मर जाते हैं, और जहांगीर किसी को शासक बना देता है, भाऊ सिंह को बना देता है, क्योंकि उल्टा चलता था इनके।
जहांगीर की दुश्मनी किससे थी? मान सिंह से थी। तो जहांगीर किसमें शासक बनाएगा? बाबा सिंह बनाएगा। लेकिन ये भी इसकी मृत्यु हो जाती है थोड़े टाइम बाद और 1921 में शासक बन जाता है कौन? मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि इसकी बात करेंगे ये 21 से लेके 67 तक शासक रहता है और सबसे ज्यादा शासक काल रहता है कछुआ वंश में आमेर के जो सबसे लंबा यानी कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक जो शासक रहता है वो कौन बनता है? मिर्जा राजा जय सिंह। इसकी बात करेंगे किसका पुत्र रहता है? महासिंह का। दमयंती, इसकी रानी का नाम क्या रहता है? दमयंती। ये बात करेंगे अपन आगे। तो ये मिर्जा राजा मान सिंह खत्म हो जाता है यहाँ से। दोस्तों कुछ बातें आती है मिर्जा राजा मान सिंह की, जैसे दीन इलामी धर्म चलाया था। मैं आपको बता दूं दीन इलामी किसने धर्म चलाया था? अकबर ने। अकबर का खुद का एक धर्म था, अलग से निकाला था इसने। तो मान सिंह से बोला गया था कि ये धर्म आप कबूल कर लीजिए, तो मान सिंह ने मना कर दिया था, यानी कि दीन इलामी धर्म का जो है कबूल नहीं किया था मान सिंह ने। तो दादू दयाल जी वो मान सिंह के समकालीन थे। दादू दयाल जी मान सिंह के समकालीन थे। कौन? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी किसके समकालीन थे? मान सिंह के समकालीन थे। मान सिंह के समकालीन कौन थे? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी जो है वो मान सिंह के कहने पर ही अकबर से मिलने भी आए थे फतेहपुर सीकरी। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिर भी आज जब दादू दयाल जी पढ़ाएंगे आपको कल्चर में दादू दयाल जी पढ़ाएंगे। इन्होंने दादू दयाल पंथ की रचना करी थी। रहेणा और नारायणा में इसका दादू पंथ का जो बनवाया था वो कहाँ है? जयपुर में, नारायणा में स्थित है। तो ये कुछ बातें जो आपको कल्चर में बताई जाएंगी। ये मान सिंह पूरा समाप्त होता है। आपको अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ बात करेंगे।